नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आई हूँ। एसएसटी मॉडल पेपर। एसएसटी के टोटल 60 प्रश्न हैं जो कि रीट के संपूर्ण सिलेबस से लिए गए हैं। रीट के पूरे सिलेबस से इन 60 प्रश्नों को कवर किया गया है। ये रीट का पेपर ही समझ लीजिए। ये आपका एसएसटी का टेस्ट 1 है। इसी तरीके से लगातार आपके लिए मैं टेस्ट लाती रहूँगी, जैसे हिंदी का, संस्कृत का। तो मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो भी टेस्ट हो आपको मिल जाए। इन 60 प्रश्नों को करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे? ये पूरे सिलेबस से कवर किए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज थे, बांकीदास थे, महाराजा प्रताप सिंह या फिर ईसरदास? प्रश्न सुनिए, वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पूछे गए हैं, तो आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। यहाँ पे ओनली पृथ्वीराज दिया गया है, पीछे सिसोदिया, राठौड़ या चौहान कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज। लेकिन ये पृथ्वीराज कौन सा था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये पृथ्वीराज था राठौड़। कौन सा पृथ्वीराज था? राठौड़। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है, आप एक नोटबुक लेके बैठिए और इसमें नोट करते जाइए और लास्ट में ज़रूर काउंट कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। पीथल द्वारा, पीथल किसे कहा जाता था? पीथल कहा जाता था पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल कहा जाता था महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पूछा गया है, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, हरिदास या ए व बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा वैली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी दोनों ही पीथल द्वारा लिखी गई रचना है। आंसर है डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सैनिक छावनियाँ थी? कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी कहाँ पर? राजस्थान में। तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता होगा, टोटल 6 छावनियाँ थी। देखिए कौन कौन सी, नीमच, देवली, नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी छावनियाँ राजस्थान में थी। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 4 है, गिलुंड सभ्यता थी लौह युगीन, कांस्य युगीन, पाषाण युगीन या फिर ताम्र युगीन? तो जो गिलुंड सभ्यता थी वो एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके स्थान पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। तो क्वेश्चन देखिए, किनारे पर स्थित पुरातात्विक स्थल पूछा है, रंगमहल, नगरी, आहड़ या बालाथान? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रंगमहल, और इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ 5-10 सेकंड का, आप आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो कौन सा हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता नदियों के बीच में? तो आंसर हो जाएगा इसका स, नेपाल हिमालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ नदियों के दोआब दे रखे हैं। तो पहले में दे रखा है व्यास रावी नदी के बीच के दोआब को बारी कहते हैं, व्यास सतलज के दोआब को बिस्त जालंधर कहते हैं, चिनाब झेलम के चाच कहते हैं, या रावी चिनाब को सिंध सागर कहते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको वो ढूंढना है, बताइए। तो चलिए देखिए ऑप्शन, व्यास और रावी को बारी कहते हैं, सही है। व्यास सतलज के दोआब को बिस्त जालंधर कहते हैं, ये भी सही है।
चिनाब झेलम को चाच कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। रावी चिनाब को सिंध सागर नहीं कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 7वें का द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? ताप्ती की, चंबल की, कावेरी की या दामोदर की? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, ताप्ती। ओके, तो आंसर देखिए 8वें का क्या हो जाएगा? ताप्ती। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, कौन सा राज्य भारत भूटान सीमा पर स्थित है? ये भौगोलिक संबंधित आंसर आ गया है सॉरी क्वेश्चन आ गया है। कौन सा राज्य भारत भूटान सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उपयुक्त सभी? तो आप आंसर बताइए। तो 9वें का हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश भारत भूटान की सीमा पर स्थित है। तो 9वें का क्या हो गया? 9वें का द। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान की सीमा पर राज्य पूछा है, वैसे वर्तमान में कोई राज्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, कि अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके 60 में से टोटल कितने सही हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने सही कर सकते हैं और आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी होती जाएंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है, राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर या जैसलमेर? बताइए। तो 11वें का हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ एवं कब हुआ था? 21 मई 1857 नीमच, 10 मई 1857 मेरठ, 10 मई 1857 दिल्ली, 10 मई 1857 नसीराबाद? क्या होगा आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा 10 मई 1857 मेरठ। ब इसका आंसर हो जाएगा, 12वें का ब। अगला प्रश्न है, चंदन नलकूप स्थल जिसे मीठे पानी के लिए थार का घड़ा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, चंदन नलकूप स्थल जिसे मीठे पानी के लिए थार का घड़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, टोंक, उदयपुर, बूंदी? बताइए। 13वें का हो जाएगा जैसलमेर में थार का घड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान हैं? डेक्कन ट्रैप शैल समूह के विद्यमान कहाँ पर है? नागौर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़, कोटा में या फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा, डेक्कन ट्रैप शैल पूछा है तो 14 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि स, झालावाड़, कोटा में। स आंसर हो जाएगा, झालावाड़, कोटा में डेक्कन ट्रैप के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हम्माद मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर या फिर कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? हम्माद मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, इन चारों जिलों में हम्माद मरुस्थल पाया जाता है। तो 15वें का हो जाएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में वर्ष 2001 से 11 के मध्य किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है? टोंक, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बाड़मेर। ब इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर की रही है। 16 का क्या हो गया है? ब। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है 786 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 888 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, एशिया और यूरोप महाद्वीप अलग होते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप किससे अलग होते हैं? काकेशस पर्वत के द्वारा, यूराल पर्वत के द्वारा, आल्प्स पर्वत के द्वारा या फिर ओब नदी के द्वारा?
तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप जो है वो यूराल पर्वत के द्वारा अलग होते हैं। आंसर है इसका ब। अगला प्रश्न है, असम में शीतकालीन चावल धान की फसल किस नाम से जानी जाती है? बोटो, साली, आडू, अमन। शीतकालीन चावल यानी धान की जो फसल होती है असम में, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए? आंसर होगा ब, साली के नाम से। आप साली और मत समझ लेना, यहाँ पर साली चावल की फसल है जो कि शीतकालीन फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान, पंजाब या उत्तराखंड। इसका तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। सीढ़ीदार सोपानी फसल कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर की जाती है। और पहाड़ कहाँ पर पाए जाते हैं या कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा द, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसुप्त ज्वालामुखी है? कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त है? कोहा सुल्तान, विसुवियस, स्टाम्बोलो या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी है ब, विसुवियस। ब इसका आंसर है, विसुवियस। ओके, अगला 21 का क्या हो जाएगा? ब। अगला प्रश्न देखिए, आप ये मत सोचिए, इसमें शिक्षण विधि से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जलवाष्प की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की? तो आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। आंसर है 22 का अ। अगला प्रश्न है, हुणों ने किस गुप्त शासक के काल में भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो आंसर क्या होगा? हुणों ने किस गुप्त शासक के काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर है द, स्कंदगुप्त। 23 का द। 24 देखिए, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है? जयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर। किसका मुख्यालय पूछा है? उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ, जयपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय योग पद्धति को अपनाने या कह सकते अंगीकार करने वाले कौन थे? भारतीय योग पद्धति को अंगीकार करने वाले कौन थे? चिश्ती थे, खलीफा थे, सुहरावर्दी थे या फिर नक्शबंदी थे? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय योग पद्धति को अपनाने वाले थे चिश्ती। अ इसका आंसर है 25 का अ। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वें, 48वें, 26वें या 24वें? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका अ, 42वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राममोहन राय। 27 का ब। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड विलियम पेंटिंग, विलियम जोन्स, राममोहन राय या फिर विलियम डेरोजियो? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज की स्थापना राममोहन राय के द्वारा की गई है। 28वें का। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं पूरे सिलेबस से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में बलि था। ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? वाणिज्यिक कर था, प्रजा द्वारा स्वेच्छापूर्वक राजा को दिया गया कर था, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि थी या पशु कर था? तो आंसर हो जाएगा बलि का मतलब यहाँ पर कर से है, जो कि हम वर्तमान में टैक्स कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में बलि, ब इसका आंसर हो जाएगा प्रजा द्वारा स्वेच्छापूर्वक राजा को दिया गया कर यानी कि चढ़ावा। 29वें का ब। 30वां देखिए, R37 क्या है? कब्रिस्तान है, खिलौना है, गेहूं की किस्म है या सार्वजनिक स्थान है? तो R37 है एक कब्रिस्तान। अ इसका आंसर हो जाएगा 30वें का अ। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से
सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है, पूछा गया है किसका है कथन। देखिए एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। ये किसने कहा है? मुदालियर आयोग ने, बालकृष्ण आयोग ने, माधवन आयोग ने या फिर कोठारी आयोग ने? इसका आंसर हो जाएगा, ये कहा है कोठारी आयोग ने, यानी कि 31वें का द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ये भी शिक्षण विधि से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का शिक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का शिक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, बालकों में चिंतन, तार्किकता व समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, सामाजिकता के गुणों का विकास करने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है? सामाजिक समस्याओं का शिक्षण कराना है। समझ में आया? क्या होगा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ब, बालकों में चिंतन, तार्किकता व समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। ब इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित या उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रभावशाली पूछा है तो आप इसको तुक्के से भी लगा सकते हो कि क्रिया आधारित जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो सर्वाधिक प्रभावशाली रहेगा। तो 33 का क्या हो जाएगा? अ। अगला प्रश्न है 34। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के द्वारा, छात्र शिक्षक अभिभावक के द्वारा, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम के द्वारा, या कोई नहीं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज पूछा है, इस तरीके से त्रिभुज बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ इसका आंसर है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। तो 34 का क्या हो गया? अ। अगला है विषय वस्तु की व्याख्या तथा विश्लेषण समालोचना के किस प्रकार में आता है? विषय वस्तु की व्याख्या तथा विश्लेषण समालोचना के किस प्रकार में आता है? सैद्धांतिक प्रकार में, व्याख्यात्मक प्रकार में, निर्णयात्मक प्रकार में, या आत्म प्रधान में? तो क्वेश्चन क्या है? विश्लेषण समालोचना के किस प्रकार में आता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक है ना। ब इसका आंसर है 35 का ब। अगला प्रश्न है डेगाना नागौर के निकट किस पहाड़ी पर टंगस्टन पाया जाता है? यह खनिज टैंक भेदी गोलों के निर्माण, मोटर उद्योग एवं विद्युत उपकरणों में काम आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डेगाना नागौर के निकट किस पहाड़ी पर टंगस्टन पाया जाता है? और टंगस्टन का उपयोग क्या है? टैंक भेदी गोलों के निर्माण, मोटर उद्योग एवं विद्युत उपकरणों में काम आता है। बिजासन पहाड़ी, मेड़ता पहाड़ी, सुंधा पर्वत या रावल पहाड़ी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर है बताओ क्या होगा? 36वें का द, रावल पहाड़ी। डेगाना नागौर के निकट रावल पहाड़ी पर टंगस्टन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से मिलती है या कहाँ से होती है? इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड की चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है? गोटन से, सोनू से, जामसर से या बिलाडा से? तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ब, इस्पात ग्रेड चूना की जो आपूर्ति है सोनू। सोनू कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो 37 का हो जाएगा ब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही क्रम बताना है। महाद्वीप के दो क्रम बनते हैं, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसको क्रम वाइज अगर 4 भी याद होंगे तो वे आंसर सही कर देगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ब देखिए एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। स अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। द उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है
तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 38वें का अ। अगला प्रश्न है, हूणों को किस गुप्त शासक ने परास्त किया था? हूणों ने आक्रमण गुप्त शासक के समय किया था और उस गुप्त शासक ने इनको परास्त भी किया था। वो गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो 39वें यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा द स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 22 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने। तो आंसर होगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। 41वें का स। अगला प्रश्न है, समालोचना, शिक्षण विधि से प्रश्न है, समालोचना के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक महत्व का निर्णय किस प्रकार की समालोचना में आता है? प्रश्न समझिए फिर आंसर कीजिए। समालोचना के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक महत्व का निर्णय किस प्रकार की समालोचना में आता है? सैद्धांतिक या निर्णयात्मक है, या फिर नहीं आएगा, व्याख्यात्मक या आत्म प्रदान। तो आंसर क्या होगा इसका? 42 का आंसर बताइए। ब, निर्णयात्मक। ओके, 42 का ब आंसर है। अगला प्रश्न है, आनुभाविक के संबंध में सही तथ्य है, ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, पर शर्तों के प्रयोगों पर आधारित हों। ये प्रयोग के निष्कर्षों और परीक्षणों पर आधारित होते हैं। द, उपर्युक्त सभी। तो 43 का आंसर हो जाएगा कि आनुभाव के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। द इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 44, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? पेस्टोलॉजी, डॉक्टर ब्लूम, डी रेमांड या उपर्युक्त सभी। तो सभी जानते हैं मूल्यांकन जो विधि है किसके द्वारा दी गई? ब्लूम के द्वारा। और ब्लूम ने ही त्रिकोणात्मक जो त्रिगुणात्मक रूप है उसको प्रदर्शित किया था। तो आंसर हो जाएगा 44 का ब, डॉक्टर ब्लूम। अगला प्रश्न है, ये भी शिक्षण विधि से संबंधित है। कम से कम शिक्षण विधि के एसएसटी में 10 प्रश्न आएंगे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में मूल्यांकन की निरीक्षण विधि में छात्रों के विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह है। निरीक्षण विधि में छात्रों के विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह क्या है? विषय वस्तु के गहन ज्ञान से संबंधित व्यवहार, अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार, स्वस्थ आदतों से संबंधित व्यवहार या फिर मानसिक एवं क्रियात्मक कौशल से संबंधित व्यवहार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ज़्यादा सटीक है ब, अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार। अगला प्रश्न है 46, ये भी अच्छा प्रश्न है, शिक्षण विधि का है। अगला देखिए 46 में क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन का प्रमुख गुण है। मस्तिष्क उद्वेलन का प्रमुख गुण क्या है? इसमें छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि विकसित की जाती है। इसमें छात्र मानसिक रूप से सक्रिय रहता है जिससे वह स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। यह विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन विधि का गुण पूछा है तो सभी इसके गुण है, आंसर है द। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से वह कौन सूफी संत था जिसे अकबर ने मनसब प्रदान किया था पर बाद में वापस ले लिया था? अनबन के कारण वापस ले लिया था। शेख अब्दुल कादिर, शेख मूसा, शेख अहमद सरहिंदी या मियां मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर बताइए क्या होगा? आंसर होगा ब, शेख मूसा, जिसको पहले मनसब दिया था बाद में वापस ले लिया था। 48, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 4 बार, 5 बार, कभी नहीं। तो आंसर बताइए क्या होगा? तो संविधान की जो संशोधिका है उद्देशिका है उसमें सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 48 का आंसर है अ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र,
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 से संविधान के द्वारा संशोधन किया गया उद्देशिका में और 2 शब्द जोड़े गए। कौन से हैं? आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। तो 49 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या मैकाले की सिफारिशें। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच 1854 को। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 50 का अ। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के लोग देव आराधना करते थे। जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, संतति, पशु, अन्न और आरोग्य पाने की भावना के लिए या कामना के लिए, या उपयुक्त तीनों ही सही है। तो आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में लोग देव की आराधना करते थे संतति, पशु, अन्न, आरोग्य पाने की कामना के लिए, यानी 51 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है 52, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? भाग 14 क, भाग 4 क, भाग 9 क या भाग 23। तो पूछा क्या? नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान के किस भाग में? तो आंसर हो जाएगा, भाग पूछा है इसका आंसर है भाग 9 क में। अगला प्रश्न है 53, देखिए 53 बहुत ही शानदार प्रश्न है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कर पुट की सहायता से उत्तर देना है। सूची 1 में काल दिए गए हैं, सूची 2 में वहाँ से प्राप्त हुए मृतभांड दिए गए हैं। ताम्र पाषाण काल लाल मृतभांड, वैदिक काल काले और लाल मृतभांड, मौर्य पूर्व और मौर्य काल चित्रित धूसर मृतभांड, गुप्त पूर्व और गुप्त काल उत्तरी काले चमकीले मृतभांड। तो क्या होगा? सूची को सुमेलित करना है। 53 का आंसर बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ताम्र पाषाण काल से प्राप्त हुए ताम्र पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं काले और लाल मृतभांड, वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं चित्रित धूसर मृतभांड, मौर्य पूर्व और मौर्य काल से प्राप्त हुए उत्तरी काले चमकीले मृतभांड, और गुप्त काल या गुप्त पूर्व जो प्राप्त हुए लाल मृतभांड। यानी कि ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में 1। तो आपको 2, 3, 4, 1 ढूंढना है। किस में है? देखिए 2, 3, 4, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 53 का आंसर है 2, 3, 4, 1 यानी कि सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद बताना है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। 54 का आंसर बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 54। तो 54 का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 देखिए, कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, नया रसोई घर वाले पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, या फिर नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। अगर आपका इसका मीनिंग निकालोगे नव स्थानीय नियम, तो आप इसका आंसर भी बता सकते हो। अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। 55 का हो जाएगा अगला देखिए 56, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात और अयोग्यता मानी जाएगी? कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी, ये प्रश्न था। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, कोई लाभ का पद धारण किए हुए हो। राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, अगर उसको निर्वाचित होना है तो कौन सी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आयु कर चुका, ये सही है। भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो। लेकिन जो डी वाला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, यानी कि 56 का आंसर है द। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है।
घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने कौन सी योजना प्रारंभ की? पर्यटन सर्किट योजना, हेरिटेज होटल योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारो नी मारे देश योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 57 का स, पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य और सरकार का अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का वास्तविक अध्यक्ष या शासक बहुमत दल का नेता। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्य और सरकार का अध्यक्ष, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति सबसे ऊपरी है, तो वो अगर भारत राज्य और भारत सरकार, यहाँ पे भारत सरकार आता, का अध्यक्ष, तो जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, तो वो राज्य और सरकार दोनों का ही अध्यक्ष रहेगा। लेकिन राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। भारत का वास्तविक शासक होता है, वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री। और बहुमत दल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर है अ, राज्य और सरकार का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विवाह है एक, विवाह क्या है? सामाजिक प्रतिमान है, समूह है, आनुवांशिक है या सामाजिक संस्थान है? तो विवाह एक है, सामाजिक संस्थान। 59 का आंसर है द। अगला प्रश्न है, गीता है, गीता क्या है? स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, महाभारत का भाग है या वेद है? तो गीता एक महाभारत का भाग है, आंसर है 60 का स। तो दोस्तों ये पूरे 60 प्रश्न हैं, आप खुद ने देखे हैं, बहुत ही शानदार हैं। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके 60 में से कितने सही हो रहे हैं। इन्हीं के आधार पर आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन रेट में आने की संभावना रहती है। धन्यवाद।